हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। तो आप बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जनरली बात जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जाती है तो यहाँ पे आंसर आता है कि जो कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए रहते हैं, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन से मेनली, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं या इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता है तो हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने के बजाय कार्बनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन इसके लिए दी गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्यों कहा जाता है, कार्बनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organic compounds can only prepared by living bodies। उनका ऐसा सोचना था, उनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग बॉडी के थ्रू ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। और हम ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हुए हैं और ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, लिविंग बॉडीज कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पहले बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हो, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के थ्रू ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बहुत समय बाद एक साइंटिस्ट आए, वोलर, इन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट को प्रोलॉन्ग हीटिंग पे रख दिया, मतलब लंबे टाइम तक हीट किया। और हीट करने पर उन्होंने देखा कि एक कोई कंपाउंड मिला बनता है और इस कंपाउंड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे या फिर बोले प्रॉपर्टी थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसी थी और इस कंपाउंड का नाम रखा गया यूरिया। तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड था जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बना और जिसे किसने बनाया, वोलर ने बनाया। और किसके थ्रू बनाया, अमोनियम साइनेट। ये था आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से आपको मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम रखा गया यूरिया। तो इस तरीके से जब एक बार आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनने लगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे और फिर हमें जरूरत पड़ी उनकी क्लासिफिकेशन की। और जब क्लासिफिकेशन किया गया तो जब इतने सारे कंपाउंड्स हो गए तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ही हमें जरूरत पड़ी IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है इनका क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका क्या मीनिंग है, अगर आपके पास में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस कार्बन एंड कार्बन के बीच में ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल इसकी सीरीज में हम लेते हैं एल्केन को, ठीक है। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, CnH2n+2। एल्केन का एक और नाम है पैराफिन्स। यहाँ पे पैरा का मतलब होता है लेस
और फिन्स का मतलब होता है रिएक्टिव, मतलब ऐसे कंपाउंड जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स। फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की सीरीज में आपके पास में आता है एल्कीन और एल्काइन। और जैसे कि यहाँ पे मैंने सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाया कि आप किनको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, मतलब सिंगल बॉन्डेड को। यहाँ पे क्या बात आएगी कि जब मेरे पास में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड के अलावा जब पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एल्केन, एल्काइन, ये हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन का एक और नाम है ओलिफिन्स। इन्हें ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑयल जनरेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल जनरेटेड। इनसे ऑयल जनरेट होता है, दैट्स व्हाई इन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं। एल्काइन में जैसे कि मैंने यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, इसे आप याद रखेंगे, ये है आपका एसिटाइलिन। इसे क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगी कि इसे ये कहा जाता है, जैसे पैराफिन्स, इन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं। इसकी सीरीज को हम CH ट्रिपल बॉन्ड को क्या कह सकते हैं, एसिटाइलिन कह सकते हैं। अब बात आती है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो क्लोज चेन मतलब साइक्लिक हो, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपका होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है। होमोसाइक्लिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो चेन होगी वो कार्बन से मिलकर बनी होगी। जैसे कि ये जो चेन है पूरी आपकी क्लोज चेन, वो किससे बनी है, सिर्फ कार्बन से मिलकर बनी है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जब पूरी क्लोज चेन ओनली एंड ओनली कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है तब हम उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेट्रो का मीनिंग समझ में आ जाता होगा कि जब ये पूरे कार्बन से बने, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन नहीं होंगे, मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई हेट्रो एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है तो इसे हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आया, ये आपका क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल हो गया। ये आपका क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। तो इस कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में या हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में? तो आपने देखा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब हेट्रो कंपाउंड आ गया, हेट्रो एटम आ गया है, तो इन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि अगर साइकिल पूरी कार्बन से मिलकर बनी है, तो देखिए ये जो पूरी साइकिल है ये आपकी कार्बन से ही मिलकर बनी है। इस साइकिल में कोई भी हेट्रो एटम नहीं प्रेजेंट है। ये जो हेट्रो एटम है वो आउट ऑफ द रिंग प्रेजेंट है, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल होगा, हेट्रोसाइक्लिक का नहीं होगा। तो बेंजीन किस कैटेगरी में आएगा, बेंजीन भी आपका होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। इसका अगर नाम याद रख सकते हो अभी तो याद रखो, क्योंकि चूंकि 11th में जब हमें पढ़ाते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा नाम याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे हम फेमिलियर हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं फिनॉल। ये आपका है फ्यूरेन। और कौन हेट्रोसाइकिल का एग्जाम्पल हो सकता है, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन आ गया है। तो नाइट्रोजन ये इस साइकिल के अंदर का ही पार्ट आ गया है, तो ये भी हमारा किसके एग्जाम्पल में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल में आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कहीं रिंग के बीच में आपका कोई पॉलीवेलेंट या बाइवेलेंट हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये आ जाए तो हम इसे हेट्रोसाइकिल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तो उसमें सबसे पहले अपना क्या था, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम उसी की बात करेंगे, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। हाइड्रोकार्बन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये कंपाउंड मेनली किससे बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई आप इन्हें क्या बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन भी बोलोगे। अब देखिए इसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 ये कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, इसे मैं PC, अब हर थ्रू आउट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन को PC लिखेंगे। तो जब भी आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने जाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि आपकी वो कार्बन की चेन पेरेंट चेन कहलाएगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन हम इधर देखें 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? तो मेरे लिए पेरेंट चेन कौन हो जाएगी, हमारे लिए पेरेंट चेन ये वाली चेन जो होगी पेरेंट चेन होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 6 है। पहला ये। और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास में 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई एग्जांपल आया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ कार्बन लिख रही हूँ, लेकिन आप ये अंडरस्टूड करके चलेंगे कि इसके अलावा कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए आपको हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, CH3 हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे CH है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होशपोश ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन ले रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रेट चेन में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, ठीक है। हम हर तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो मेरे लिए पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, ये वाली मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6, एक यहीं पे अपन ये ले लेते हैं। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 आए, इधर से काउंट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर तरफ से हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में सेम आए। तब क्या करें, अब कौन सी चेन हम सेलेक्ट करें एज ए पेरेंट चेन, तब आपको ये देखना है कि हमें वो चेन एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें साइड चेन ज्यादा निकली हुई होगी। अब अगर आप यहाँ पे इस वाली चेन को एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो, ठीक है ना, ये वाली चेन आपने कहा हमें ये सेलेक्ट करना है, तो आपके पास जो साइड चेन निकलेगी वो एक ही साइड चेन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट चेन एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो, स्ट्रेट चेन, तो अब आपके पास में जो साइड चेन निकलेगी वो एक तो ये आएगी साइड चेन और एक आपकी ये वाली साइड चेन आएगी, ठीक है। तब हम इस वाली जो ब्लू से मैंने अभी किया है मार्क, उस वाली चेन को एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे। बोले बात समझ में आ गई? तो ये हमारा था रूल नंबर 1। अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए। तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन करने के बाद में आपको रूल नंबर 2 आता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। जब आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लोगे तब आपका काम होगा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन को नंबर देना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में एक एग्जांपल आया, ये कुछ है, तो आप इसे नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो हमेशा ध्यान रखें कि जब आपके पास में कोई साइड चेन निकल रही हो तो सबसे पहले तो आपका काम क्या था कि आपने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ही आ रहे हैं, तो हम स्ट्रेट चेन को एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जब मैंने लेफ्ट से राइट नंबरिंग करी तो ये जो पेरेंट आपकी साइड चेन है वो साइड चेन सेकेंड नंबर पे आती है। अब अगर आपको इस साइड से नंबरिंग करनी है तो आप वो भी करके देखिए, 1 2 3 4 5। अब हमने
हमने क्या देखा कि ये जो साइड चेन है वो ब्लैक वाले से करने मतलब राइट से लेफ्ट अगर आप जाओगे तो 4th नंबर पे आ रही है, और जब आपने लेफ्ट टू राइट किया तो आपकी साइड चेन सेकंड पोजीशन पे आ रही है। इसका मतलब जिधर से आपकी साइड चेन नियरेस्ट होगी हम उधर से नंबरिंग करेंगे। तो हमारे लिए वैलिड नंबरिंग कौन सी हो जाएगी? रेड वाली। तो जो आपकी वैलिड नहीं है मैं उसे रब कर रही हूँ। मतलब बात समझ में आई? एक बात तो ये थी। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये तो बहुत आसान था। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मेरे पास में CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और इधर आपके पास में भी एक कार्बन है मतलब CH3 है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट। तो हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 सब तरफ से हमने काउंट करके देख लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके सेम आ रहे, तो स्ट्रेट चेन ही क्या हो जाएगी हमारी? एज ए पैरेंट चेन हो जाएगी, पहली बात। अब दूसरी चीज है कि नंबरिंग अगर करें तो ऊपर वाले एग्जांपल को देख के हमने क्या देखा था कि नियरेस्ट साइड चेन जिधर से है उधर से नंबरिंग करना। अब मेरे पास में इधर से भी सेकंड पोजीशन पे एक साइड चेन आ रही है और इधर से भी आपके पास साइड चेन आ रही है ना। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे? आप दोनों साइड से नंबरिंग करोगे, और दोनों साइड से नंबरिंग करने के बाद में एक रूल आता है। पहले इसको लोवेस्ट सम रूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन लोवेस्ट सम रूल जो होता है वो कुछ नहीं होता। लोवेस्ट सम रूल एक्चुअली ये लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है। मतलब ये जो साइड चेन है इन्हें हमें क्या बोलना है? लोकेंट बोलना है। और इन लोकेंट को मिनिमम नंबर अगर मिलता है तो हम ऐसे नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे जहां पर लोकेंट को मिनिमम नंबरिंग मिले। तो आइए देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैं नंबरिंग कर रही हूं पहले रेड वाले से लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ये आया। फिर एक बार नंबरिंग मैंने राइट टू लेफ्ट किया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 आया। फिर अब मैंने देखा कि जब मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करती हूँ तो मेरे लोकेंट कहाँ पे आए? मेरा एक लोकेंट आया 2 नंबर पे मिथाइल, और दूसरा लोकेंट भी मेरा 2 नंबर पे आया। इधर मेरा थर्ड लोकेंट 5th पोजीशन पे आया। ठीक है। फिर जब मैं ब्लैक वाले मार्किंग की बात करूं तो मेरा एक लोकेंट आता है इधर से जाने पर सेकेंड पोजीशन पर, और बाकी के जो 2 लोकेंट है वो 5th नंबर पे आते हैं। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 गया, लेकिन यहाँ पे जो 2 है लेकिन इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया? 5th। तो लोकेंट को लोवेस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है? इस वाले में आपको लोकेंट को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? रेड वाले को प्रायोरिटी दोगे, मतलब लेफ्ट टू राइट वाली जो नंबरिंग की है आप इसे प्रायोरिटी दोगे। बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हमने एग्जांपल से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने कौन सा रूल फॉलो किया है? लोवेस्ट लोकेंट रूल। देखिए आपको बहुत जगह लोवेस्ट सम रूल देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि लोवेस्ट सम नहीं करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्योंकि सम रूल में क्या बताया जाता है कि आप इन सबका सम कर दो, और जिनका सम कम आता है वो वाली चीज फॉलो करो, उधर से नंबरिंग करो। लेकिन आगे जाके ये बहुत जगह फेल हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इस पे जोर दे रही हूँ, लोवेस्ट लोकेंट रूल। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि आपके पास में यहाँ पे आता है ब्रोमीन और यहाँ पे आता है क्लोरीन। ठीक है। अब मेरे पास में जो पेरेंट चेन थी वो तो ये रहेगी, जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देख लेते हैं। फिर बात आती है नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग करने पे इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। दूसरे से रेड वाले से नीचे की ओर देखें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से नंबरिंग करके देख लेंगे। ब्लैक वाले से अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, तो एक लोकेंट मेरा 2 नंबर पे आया, एक लोकेंट मेरा 4 नंबर पे आया। इधर से जाने पे भी आपका एक लोकेंट 2 नंबर पे आया और एक लोकेंट 4 नंबर पे आया। तो यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग तो बात कर नहीं सकते हम। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रीफिक्स रूल लगाते हैं। कौन सा रूल? प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल ये कहता है कि जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए
जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर आपको सेम लोकेट नंबर मिले तब हम अल्फाबेटिकली जो नियरेस्ट आता है उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं। तो अल्फाबेटिकली कौन नियरेस्ट आएगा, अब इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए अगर बात की जाती है। आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे इसका पूरा नाम, तो इसे क्या बोलोगे, ब्रोमो, इसे आप क्या बोलोगे, क्लोरो। तो ये स्टार्ट होता है C से, ये स्टार्ट होता है B से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आया, ब्रोमो। दैट्स व्हाई 1, 2 नंबर पे ब्रोमो आएगा एंड 4th नंबर पे आपका क्लोरो आएगा। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो आप थर्ड में आप ये बोल सकते हो कि जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ जाती है तब हम प्रीफिक्स रूल फॉलो करेंगे, मतलब हम जो साइड चेन होगी उन्हें अल्फाबेटिकली देखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये कुछ रूल थे जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप किसी पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के बेस्ड ऑन ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, जरा ट्राई करें। सबसे पहला क्या था, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। तो आपके पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसको देखें 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में दिखाई दे रहे हैं 7 कार्बन, तो आपके लिए पेरेंट चेन ये हो जाएगी। फिर दूसरा काम क्या था आपका, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 पे एक साइड चेन आ रही है, इधर से अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अगेन एक साइड चेन, मतलब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन पर आपको साइड चेन मिल रही है। तो ये वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे क्या रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे आप प्रीफिक्स रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो साइड चेन है आपकी ये इथाइल है और इधर जो साइड चेन है ये हमारी मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, कौन पहले आता है, इथाइल या मिथाइल? तो इथाइल आता है, तो इसलिए हमारे पास में ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। तो ये तो था पेरेंट चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग करना। अब हम ओवरऑल इनका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किस पूरी सीक्वेंस क्या क्या होनी चाहिए, उस सीक्वेंस को पूरी तरह से किस तरह से आपको याद रखना है, उसके लिए मैं आपको एक फ्रेम डिजाइन करके दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखना सीख जाएंगे। लेकिन अभी मैं इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम होगा 3 पे एक इथाइल ग्रुप है तो उसकी आप लोकेशन बताओगे और 3 इथाइल। देन 5th पोजीशन पे आपके पास में एक मिथाइल ग्रुप है तो 3 इथाइल 5 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने पेरेंट चेन में है, कितने कार्बन है, 7, तो क्या लिखोगे, हेप्टेन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बोलो समझ में आता है। इस वाले एग्जांपल की बात करें, काफी आसान है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कहीं से भी देखेंगे 3 आएंगे पेरेंट चेन में, तो मैंने स्ट्रेट चेन को एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब आप नंबरिंग किधर से भी कर लें, आपको सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप दिखाई देंगे एज ए साइड चेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मिथाइल है ये आपका 2 टाइम आया है एज ए साइड चेन। तो जब भी आपके साइड चेन मोर देन 1 टाइम आती है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो मिथाइल कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, अब डाई मिथाइल लिखोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन सी पोजीशन पर 2 बार है। तो ये सेकेंड पोजीशन पर 2 बार है, दैट्स वाई इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल के साथ में IUPAC नोमेनक्लेचर। अब मैं एक फ्रेम को बताने जा रही हूँ। अगर इस फ्रेम को हम फॉलो करते हैं तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जरूरी नहीं कि ओपन चेन ही होना चाहिए, सैचुरेटेड ही हो या अनसैचुरेटेड ही हो, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर जब भी आप करेंगे तो इस फ्रेम को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। किसकी बात करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब ये कि पेरेंट चेन। यहाँ पे ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ठीक है, इसके पहले और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके पहले हम वर्ड रूट के पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद में हम लिखते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स।
प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हमेशा हम किसके पहले लिखेंगे? वर्ड रूट के पहले। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मैंने हेप्टेन के पहले ये सब चीजें लिखी है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ 3 इथाइल 5 मिथाइल ये लिखा ना, ये आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर आप वर्ड रूट के पहले साइक्लो वर्ड यूज करते हो, इसका मतलब क्या है कि वो साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे एक एग्जांपल, 3 कार्बन है तो हम प्रोपेन वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इसका पूरा नाम हम क्या लिखते हैं? साइक्लो प्रोपेन। तो जो साइक्लो है ना, यही हमारा क्या है? प्रीफिक्स है, और ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है। बात समझ में आई? सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके साइड चेन के लिए यूज किए जाते हैं, और साइड चेन हमेशा अल्फाबेटिकली लिखी जाती है। ठीक है ना, ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकली। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, तो सबसे पहले मैंने इथाइल का नाम लिखा। ऐसा नहीं कि नंबरिंग मैंने इथाइल की तरफ से करी, दैट्स व्हाई। ऑल्दो ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी हम इथाइल का नाम पहले लिखते, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एम से, है ना। तो जब भी साइड चेन का हम लिखेंगे तो साइड चेन को हम हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद आप लिखते हैं सफिक्स। सफिक्स में भी 2 टाइप के सफिक्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, जो हमें बताता है कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, टू शो सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। लाइक आपके पास में कार्बन जैसे 1 है तो आप क्या वर्ड यूज करते हो? मिथ वर्ड यूज करते हो। अगर आपके पास में कार्बन नंबर 2 है तो आप इथ वर्ड यूज करते हो। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो हम इथेन लिख देंगे। लेकिन आपके पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो फिर हम एन की जगह क्या लिखते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं? आइन। तो ये वर्ड रूट के मतलब जो पेरेंट चेन है आपने सेलेक्ट की, सपोज हेप्ट किया है ना, 7 कार्बन है तो हेप्ट वर्ड यूज करोगे। तो हेप्ट के बाद में अगर इन आता है या आइन आता है तो वो हमें क्या बताता है कि कंपाउंड आपका अनसेचुरेटेड है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इस बात की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में आपके आते हैं मेन फंक्शन ग्रुप। अब मेन फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन ग्रुप के बारे में बात करेंगे और आप जान जाएंगे कि मेन फंक्शन ग्रुप को हम किस तरह से सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपका एक फ्रेम है जो सभी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग में आपको काम आएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइड चेन, मतलब कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग के ऊपर। इतना नोट करें।